हम शुरुआत करते हैं एक साइंसदान से जिनका नाम था इब्नुल हैथम। इब्नुल हैथम ने लेंसेज पर और ग्लासेस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए। वो देखना चाहते थे कि चीज़ों को किस तरीके से बड़ा करके देखा जा सकता है। आपको शायद मालूम ना हो कि इब्नुल हैथम ही वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने ऐनक बनाई, स्पेक्टिकल्स बनाए, क्योंकि उनको चीज़ें नज़र नहीं आती थी और वो उन चीज़ों को बड़ा करके देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले लेंस का इस्तेमाल आँख के लिए किया, आँख की मदद के लिए किया। मैं आपको ये भी बता दूं कि लेंसेज का इस्तेमाल मिलिट्री में भी बहुत ज़्यादा होता था। दूर से आने वाले दुश्मनों के जहाज़ों को लेंस की मदद से देखा जाता था ताकि वो हमें बड़े बड़े नज़र आएँ। तो मैग्नीफाई करने के लिए हम लेंस का इस्तेमाल हमेशा से करते हैं। लेकिन गैलीलियो वो पहले इंसान थे, पहले साइंसदान थे जिन्होंने लेंस को आसमानों की तरफ फेर दिया और उसे एक दूरबीन की शक्ल दी। उनकी टेलीस्कोप में लेंस लगे हुए थे और इसलिए वो काफ़ी बड़ी थी और बाद में न्यूटन ने आके मिरर्स का इस्तेमाल किया और उस टेलीस्कोप को छोटा किया। लेकिन आज भी गैलीलियन टेलीस्कोप्स में लेंसेज का इस्तेमाल होता है। जो टेलीस्कोप आपको यहाँ पर नज़र आ रही है ये एक कंपाउंड टेलीस्कोप है, जिसका मतलब ये है कि इसमें लेंसेज का इस्तेमाल भी होता है और इसके साथ साथ इसमें मिरर्स का इस्तेमाल भी होता है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम ये समझते हैं, आज की साइंस बताती है कि सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी आंखों में आती है और हम उस चीज़ को परसीव कर सकते हैं। मसलन आप एक जहाज़ की ही मिसाल ले लीजिए। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस जहाज़ को हम माजी में कैसे देख सकते हैं। अगर ये रोशनी बहुत ज़्यादा फासला तय करके आ रही है तो मैं जहाज़ को माजी में देख रहा हूं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि बीच में एक लेंस लगा दिया जाता है। इस लेंस की विड्थ बहुत कम है और रोशनी आसानी इसमें से गुजर सकती है, कोई डिले क्रिएट नहीं होता, तो हमें वो जहाज़ बड़ा होता हुआ नज़र आएगा। याद रखिए कि मैंने आपको यहाँ पर रे डायग्राम नहीं दिखाई, मैंने आपको इमेज मेकिंग दिखाई नहीं है, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कन्वर्ज नहीं कर रही और एक इमेज नहीं बन रहा, ये जस्ट एक सिंबॉलिक डायग्राम है। लेकिन अब फ़र्ज़ कीजिए कि मैं एक बहुत बड़ा लेंस रख देता हूँ और बहुत बड़े लेंस में आपको नॉन लिनियरिटी नज़र आ रही है, तो एक रे जो पहले जहाज़ से निकली और एक रे जो 2 घंटे बाद जहाज़ से निकली, अब जो पहले जहाज़ से निकली वो ऐसी जगह पर दाखिल हुई जहाँ पर लेंस बहुत मोटा है तो वो स्लो हो गई, और जो रे बाद में निकली वो ऐसी जगह से गुजरी लेंस के जो कि बहुत पतला था और वो ज़्यादा स्लो नहीं हुई, और वो दोनों बैक वक्त मेरे पास पहुंची। तो मुझे किस किस्म का इमेज नज़र आएगा? मुझे तो नज़र आएगा कि जहाज़ पहले यहाँ पर था 2 घंटे पहले और अब वो यहाँ पर था और फिर यहाँ पर पहुँच चुका, तो मैं जहाज़ को मुख्तलिफ औकात में देख सकता हूँ। बिल्कुल यही काम किया है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने, लेकिन उसके लिए हमें स्पेस टाइम में जाने की ज़रूरत है। हम स्पेस टाइम को स्पेस टाइम मॉडल से जांचते हैं और वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक सड़क हो और एक चादर हो, लेकिन इस सड़क में बड़े बड़े गड्ढे भी पड़ सकते हैं। और उसकी वजह यह है कि जहाँ जहाँ हम मैस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मैस E=mc², आइंस्टाइन ने बताया कि मैस एनर्जी का इक्विवेलेंट है एक रिलेशन से, तो वहाँ पर एनर्जी होती है और वहाँ पर स्पेस टाइम में एक कर्वेचर आ जाता है, खम पड़ जाता है। मैं आपको यही चीज़ यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो आप देखें कि जहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होगी, जहाँ पर मैस बड़ा होगा, वहाँ पर एनर्जी भी ज़्यादा होगी और वहाँ पर ज़्यादा बड़ा खम पड़ेगा, और जहाँ पर ये चीज़ें कम होंगी, सियारों की मिसालें ले लें, तो वहाँ पर ये खम कम पड़ेगा। लेकिन इस खम को बयान करने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जब रोशनी इस खम में से गुजरती है तो वो शॉर्टेस्ट पाथ लेने की कोशिश करती है, और उसकी वजह से हम कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सेलेस्टियल बॉडीज़ के पीछे छुप चुकी होती हैं उनको भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जब रोशनी किसी ऐसी जगह से गुजरती है जहाँ पर इस किस्म के गड्ढे होते हैं, मसलन आप मोटरसाइकिल पर अगर इस गड्ढे में से गुजरेंगे तो ज़रूर आपको ऐसा लगेगा कि अब आपने ज़्यादा फासला तय किया है, क्योंकि आपने उस गड्ढे में भी जाना है और फिर उससे बाहर भी निकलना है, तो रोशनी को ज़्यादा फासला भी तय करना पड़ता है। एक इफेक्ट है जिससे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है, और उस इफेक्ट के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक गैलेक्सी है और उसके पीछे एक छोटी गैलेक्सी है, रोशनी छोटी गैलेक्सी से आ रही है लेकिन बड़ी गैलेक्सी
का कर्वेचर इतना बड़ा है और रोशनी उसमें से गुजरती है और हमें ये लगता है वो बेंड हो रही है, लेकिन वो शॉर्टेस्ट पाथ को लेती हुई हम तक पहुंचती है, तो हमें पिछली गैलेक्सी भी नजर आएगी। नजर नहीं आनी चाहिए, लेकिन नजर आएगी क्योंकि रोशनी ने शॉर्टेस्ट पाथ लिया है और बज़ाहिर वो हमें बेंड होती हुई नजर आएगी। इस इफेक्ट को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं, क्योंकि एक तो ये बड़ा करती है, तो ये ग्रेविटी जो होती है वो उस चीज को उभार के मैग्नीफाई करके दिखाती है। आप देखें कि जो पिछली गैलेक्सी है वो साइड्स पर आपको नजर आ रही है और उसके मल्टीपल इमेजेस नजर आ रहे हैं, एक नहीं नजर आ रहा है, ज्यादा इमेजेस नजर आ रहे हैं। जो बीच में है, जो कि उसको मैग्नीफाई कर रही है, वो गैलेक्सी आपको बीच में नजर आ रही है। लेकिन ये सिर्फ 2 इमेजेस नहीं हो सकते। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमें बहुत से ऐसे इमेजेस दिखाए हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा इमेजेस भी नज़र आते हैं। लेकिन अब चलते हैं सुपरनोवा की तरफ, क्योंकि हमने सुपरनोवा को मुख्तलिफ टाइम में ऑब्जर्व किया है। सुपरनोवा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हमारा सूरज जब बूढ़ा हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता फैलता जाएगा, एक अंदाजे के मुताबिक मरीख से भी आगे निकल जाएगा, तो क्या वो एक धमाके से फटेगा? जी नहीं, हमारा सूरज एक धमाके से नहीं फटेगा, बल्कि जो बड़े सितारे होते हैं, जो हमारे सूरज से कम 8 गुना बड़े सितारे होते हैं, वो जब बूढ़े होते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होते हैं, रेड जायंट में कन्वर्ट होते हैं और फिर रेड जायंट एक धमाके से फटता है और उनके फटने की वजह से एक ब्लैक होल प्रोड्यूस होता है और एक न्यूट्रॉन स्टार प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस को, ये जो बहुत बड़ा धमाका होता है, इस प्रोसेस को हम सुपरनोवा कहते हैं। अब फर्ज कीजिए कि मेरे पास सिंप्लीफिकेशन के लिए एक सितारा है और उस सितारे के आगे एक गैलेक्सी, और उस सितारे से 2 रेज निकल रही हैं। एक रे को आप देख रहे हैं कि बेंड होके मेरे पास आ रही है और एक रे मेरे पास निस्बतन सीधे रास्ते से आ रही है। पहली जो रे है वो 1 जून को निकली, जो दूर से आ रही है, और जो दूसरी रे है वो 10 जून को, यानी 10 दिन की बाद की इंफॉर्मेशन लेके आई। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ समझाने की खातिर। और मेरे पास वो पहुंची 30 जून को। तो ये सितारा अब फट गया, इसका सुपरनोवा हो चुका है। 1 जून को जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी उसमें सुपरनोवा छोटा होगा, लेकिन जो 10 जून को इंफॉर्मेशन आएगी उसमें सुपरनोवा बहुत बड़ा होगा। मैं उसको देख रहा हूँ 30 जून को, तो मैं देखूंगा कि 1 जून को ये सुपरनोवा छोटा था और 10 जून को ये सुपरनोवा बड़ा था। और इसकी वजह क्या है? ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जो रेज आ रही हैं वो मुख्तलिफ डिस्टेंसेस से होकर आ रही है। एक रेज ज़्यादा पहले आई है लेकिन ज़्यादा रास्ता लेके आ रही है, इसलिए वो मेरे पास उस वक्त पहुंच रही है, जबकि दूसरी रे जो कि बाद में जनरेट हुई लेकिन वो शॉर्टेस्ट पाथ लेते हुए यहाँ पर आ रही है। तो हमारे पास इस तरह 3 तस्वीरें आई हैं, चौथी भी आई है, लेकिन चौथी को हम मेजर नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हल्की है। तो हमारे पास 3 इमेजेस हैं जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने लिए हैं, और ये जो गैलेक्सी क्लस्टर इसको कहते हैं एबल 370। इसमें एक सुपरनोवा हुआ, उसके 6 घंटों के बाद की एक तस्वीर हमारे पास है, उसके 2 दिन के बाद की तस्वीर हमारे पास है, और उसके 8 दिन के बाद की तस्वीर हमारे पास है। मैं आपको यहाँ पर 1, 2, 3 आप देखें यहाँ पर दायरे लगे हुए हैं, और उन दायरों से आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से सुपरनोवा इर्तिका करता है, इवॉल्व करता है, और हम उसको और भी ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कि हमें अब स्टेप्स का पता चल गया कि सुपरनोवा टाइम में किस तरीके से बदलता है। ये सारी तस्वीर हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बताई। और ये जो क्लस्टर है जिसमें ये सुपरनोवा हुआ है, जो गैलेक्सी मैंने आपको बताई एबल, 11.6 बिलियन साल पुरानी गैलेक्सी है, और 11.6 बिलियन साल पुरानी गैलेक्सी में अब हम ये रिसर्च कर रहे हैं और इस पर अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी कैलकुलेशन की बेसिस पे हम अब ये भी अंदाज़ा लगा चुके हैं कि जिस सितारे से ये सुपरनोवा हुआ वो सितारा कितना बड़ा था, उसका रेडियस कितना था, और हमसे उसका डिस्टेंस तो खैर हमें मालूम ही है। इस सितारे के बारे में अब जो एस्टीमेट है वो ये है कि ये तकरीबन 414 से 687 टाइम्स बड़ा है सूरज के रेडियस से। तो अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो ये तकरीबन मार्स तक भी हो सकता है, और ये आगे एस्ट्रॉयड बेल्ट तक भी जा सकता है। बीच में जो
आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, वो एरर है, जो कैलकुलेशन का एरर हम कह सकते हैं कि हम परफेक्टली उसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो बहुत छोटा है तो वो मार्स तक फैला हुआ है अगर हम उसे अपने सूरज की जगह रखें, और अगर वो बड़ा है, जो हमारी वो वाली कैलकुलेशन ठीक है, तो वो एस्ट्रॉयड बेल्ट तक आएगा नज़र। लेकिन मेरा जो सवाल है वो बड़ा, जो आपको भी तंग कर रहा होगा और मुझे भी तंग कर रहा है, कि अगर हम टाइम में इतने अरसे के बाद सुपरनोवा की तस्वीरें ले सकते हैं, तो फिर सुपरनोवा जब शुरू हुआ या उससे पहले की तस्वीर हम क्यों हासिल नहीं कर पाए। मुझे उम्मीद है कि इसका भी कोई साइंटिफिक वजह होगी, कोई रीज़न होगा, जो कि शायद हमें आने वाले वक्तों में पता चलेगा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।